नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ाने को लेकर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोधी दलों के प्रदर्शन के बीच अब सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी किराया बढ़ोतरी का विरोध किया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इस बढ़ोतरी को लेकर सहयोगी दलों की चिंता कितनी जायज है। तो वहीं विरोध कर रहे दूसरे दल क्या वाकई जन सरोकार को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, या फिर ये सब कुछ राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आज की चर्चा में हम रेल किराए में बढ़ोतरी के बहाने साधी जा रही सियासत की परतों को टटोलेंगे। कड़वी दवा का पहला डोज मोदी सरकार ने दिया तो विपक्ष ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। अब विपक्ष जहां इसे वादा खिलाफी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष की दलील यह है कि ये हालात उसे विरासत में मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल तो ये बनता ही है, सवाल ये कि अच्छे दिनों की कीमत इतनी महंगी है क्या? कुछ ऐसे ही सवाल अब केंद्र सरकार के सहयोगी भी उठाने लगे हैं और मसला अब नीतिगत बहस से सियासी बहस का बनता जा रहा है। अच्छे दिन लाने के लिए कड़वी दवा का पहला डोज मिला तो देश के अलग अलग शहरों में उबाल कुछ यूं देखने को मिला। ये तस्वीर है दिल्ली की, जहां बीते कई दिनों से बिजली, पानी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे उन मुद्दों को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिन मुद्दों पर कुछ महीने पहले तक वो बोलने से भी कतराती थी। लेकिन वक्त बदल गया है। अब बीजेपी उस भूमिका में है जिस भूमिका में कभी कांग्रेस हुआ करती थी, तो वहीं कांग्रेस उस भूमिका में है जिस भूमिका में बीजेपी हुआ करती थी। अब सवाल ये कि क्या फिर ये विरोध कोरी सियासत है? दिल्ली में कांग्रेस जिस तरह से हर इलाके में अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रही है, उससे ये बात साफ होती है कि दरअसल कांग्रेस का निशाना दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, जहां पिछले चुनाव में मिली 8 सीटों का दर्द अब कड़ी धूप में सड़कों पर उबल रहा है। गरीबों के खिलाफ दमनकारी नीति ये सरकार अपना रही है, तो ये सरकार दमनकारी नीतियों पे उतर आई है और कांग्रेस जो है वो हर रोज प्रदर्शन कर रही है, इसलिए हम पुरजोर इनका विरोध करते रहे। ये तो हुई दिल्ली की बात। अब जरा मुंबई का रुख भी करते हैं। मुंबई की सड़कों पर एनसीपी और कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। एनसीपी पूछ रही है कि क्या ऐसे ही आएंगे अच्छे दिन? अच्छा होने दें, वैसे भी अच्छे दिन आ गए, रेल के अच्छे दिन आ गए हैं। पहली बार रेल का किराया, यात्री किराया 14.2% बढ़ा। जाहिर है महंगाई के लिए जिम्मेदारी के सवाल को कुछ महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय कारणों और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से ढकने वाली कांग्रेस और इसकी सहयोगी पार्टियों के सुर अब बदल गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लिहाजा यहाँ भी जनता की चिंता सभी दलों को कुछ ज्यादा ही सताने लगी है। इस फहरिस्त में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो मौजूदा केंद्र सरकार में साझेदार हैं। शिवसेना ने रेल किराया बढ़ाने का विरोध किया है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक किराया बढ़ोतरी को वापस लेने को लेकर वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। बढ़े किराए अगर वापस ना हो तो भी इसमें कुछ कमी तो हो ही सकती है। यानी सियासत की सबकी अपनी अपनी मजबूरी है और अपनी अपनी दलील। लेकिन सवाल तो है, सवाल ये कि आखिर अच्छे दिनों के वादे का हुआ क्या? इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में किस तरह की नाकाम विरासत दी है। तो इन नाकामियों के निशान मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, और इन कामयाबी के कड़े कदमों का असर और प्रभाव, सकारात्मक असर और प्रभाव देश में बहुत जल्द दिखेगा। यकीनन ये एक मुश्किल दौर है और किराया बढ़ोतरी का फैसला मुश्किल फैसला। ये बात वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि बढ़ोतरी का फैसला मुश्किल लेकिन सही फैसला है, और रेलवे का अस्तित्व तभी बचेगा जब यात्री सुविधाओं के लिए भुगतान करेंगे। ये तय करना होगा कि विश्व स्तरीय रेलवे चाहिए या फिर घिसी पिटी रेलवे। जाहिर है सरकार इस फैसले को वापस तो लेने से रही, और विरोध का मतलब भी सीधा है, सियासी तौर पर यह दिखाना कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो उन पर खरी नहीं उतरी। महंगाई पर जो चेक कह रहे थे, हम महंगाई को
दुरुस्त करेंगे तो वो तर्क फिर चुनाव के समय क्यों किया था? चुनाव में आपने प्रचार किया, शब्दबाग दिखाया कि महंगाई जैसे आपके हाथ में। लेकिन सरकार बनाने के महज 1 महीने के भीतर ये कहना अभी जल्दबाजी है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि अर्थव्यवस्था की सेहत इस काबिल नहीं कि लोक लुभावन फैसलों को वो बर्दाश्त कर सके। यकीनन आने वाले बजट में भी कुछ कड़वे डोज जरूर मिलेंगे। लेकिन सवाल ये कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर बीजेपी कौन सी दलीलें पेश करेगी? आखिर उन सहयोगियों को कैसे मनाएगी जो अभी से इन फैसलों के साइड इफेक्ट से डरे हुए हैं? आखिर खुद राज्यों में अपनी सियासत को कैसे साधेगी, जहां उसका सत्ता में आना जरूरी है ताकि राज्यसभा का गणित दुरुस्त हो सके? यकीनन बीजेपी के लिए अच्छे दिनों की इस कोशिश की कीमत खासी महंगी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए लखनऊ से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं और यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो रपट अभी हमने दिखाई है, विरोधी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस चर्चा में आप उनका उत्तर किस तरह से देंगे? शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए शेखर जी, स्वाभाविक रूप से जो विरोधी उठा रहे हैं और आपका जो पैकेज और प्रोमो था उसमें दोनों बातें स्पष्ट थी कि कुल मिलाकर के राजनीतिक माइलेज के लिए यह बातें उठा रहे हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उन लोगों की जानकारी में यह है कि जब 5 फरवरी को रेलवे बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा था और जिस सरकार के वो सारे लोग सदस्य थे, 11 फरवरी को उस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की सहमति होती है और यह तय होता है कि माल भाड़ा 1 अप्रैल से और रेल किराया 1 मई से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो 16 मई को जब रिजल्ट आए और परिणाम परिस्थितियां बनी तो उसके बाद 26 को हम लोगों ने इसको रोका था। हमारे लिए कठिन फैसला लेना था और कठिनाई थी, क्योंकि सही बात है कि लोगों को भरोसा था और हमने ये कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और अच्छे दिन हम लाएंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जो फैसला था, जो इंटरिम रेल बजट था, उसमें 7,900 करोड़ रुपए का रेलवे को इससे आय होनी थी। स्वाभाविक है कि हमारे सामने एक संकट था कि राज्यों में जो चुनाव है, जो आपके यहाँ बात कही गई है, वो हम पर भी है। हमको भी राज्यों के चुनाव में जाना है, हम भी सियासी दल है, उस सियासी दल पे हमको भी उत्तर खोजना है। यह कठिनाई है। इन कठिनाइयों के बीच हमें यह तय करना है कि अगर हम अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा फैसला लिया जाए जिससे अच्छे दिन होंगे। हो सकता है कि इन फैसलों को आप कह रहे हैं कि ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे अच्छे दिन होंगे। हमको भी यह फैसला लेने में कठिनाई हुई है। ठीक है, मैं ये नहीं आप कह रहे हैं कि फैसला लेने में कठिनाई हुई है। मैं आता हूं अब आपके पास। आप जनता की नब्ज टटोलते हैं। राव साहब हमारे साथ हैं, वो जनता की मानसिकता को भी समझते हैं। बहुत लंबा अरसा उन्होंने जनता के बीच में दिया है, पत्रकार रहते हुए बहुत सारी उन्होंने खबरें महसूस की, अलग अलग सरकारों को देखा है। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार या किसी प्रदेश की सरकार जब ये कहे कि साहब हम महंगाई को कम करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, तो हमारे देश में उससे लोग क्या मतलब निकालते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो ये सोचते हैं कि दूध मुफ्त में मिलने लगेगा, गेहूं और आटा, दाल, ये सब क्या उनके घर पर पैकेट बना करके सरकार पहुंचाने लगेगी, या फिर वो ये चाहते हैं कि रेल का किराया मुफ्त हो जाएगा? ये कैसी मानसिकता है जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिहाज से भी और आम जनता के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से? शेखर, ये आम मानसिकता पहली बार नहीं, ये तो दशकों से रही है। हर आदमी अपेक्षा करता है कि हर चीज सस्ती हो, सरल हो, सुलभ हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जिस ढंग से सब्जबाग दिखाया, आशाएं बांधी, वादे किए, जैसे उनके हाथ में कोई अलाउद्दीन का चिराग है, तत्काल सब सुधर जाएगा। अब उनके भाषणों का टेप अगर आप देख लें, हर भारतीय बड़ा आश्वस्त हो गया कि वह अच्छे दिन आ गए हैं। अब उन्हें खुद सोचना चाहता है कि संकल्प और सामर्थ्य में अंतर होता है, व्यवहारिकता अलग होती है। अच्छा, एक तर्क और शेखर देख लें, ये कांग्रेसी सरकार का प्रस्ताव था रेल भाड़ा बढ़ाने का, जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया। ये क्या तरीका? ये कोई तुक है? ये कोई तर्क है? अरे आप रोक सकते हैं इस चीज को। संसद की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का 10 साल की आर्थिक नीति का विरोध करती रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए।
आप कह रहे साहब उन्हीं की बातों में लागू की है, क्यों लागू की? कोई एक अपरिहार्य थी, कोई आवश्यकता थी, इसकी रुक जाते। और फिर अपार इतनी बड़ी बहुमत से जीतने के बाद, इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद, इतना जन समर्थन मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैल मुझको मार वाली मानसिकता को लेकर रेल का भाड़ा, अब हिंदी वाला मसला, एक साथ कौन इनको एडवाइस कर रहा है, कौन इनको राय दे रहा है? मेरे ख्याल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहुत सावधान होकर कदम उठाना चाहिए। ये जो बहके बहके लोग आए हैं और जो राय देते परामर्शदाता, ये शायद जनता से कटे हुए हैं शेखर, ये व्यवहार कुशल नहीं है। केवल 15 दिन का प्रश्न था, अगर कांग्रेस के समर्थन से हाउस पास कर देता है इसको, लोकसभा को, ये रेल का कितना अच्छा होता है शेखर, क्यों नहीं हो पाया, ये प्रश्न है। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं विजय जी से। विजय जी, दो चीजें यहां पर राव साहब ने उठाई हैं प्रमुखता से कि एक तो आप सदन में इसको ला सकते थे क्योंकि आने वाला सत्र है, इसके अलावा अगर आपने बढ़ा भी दिया तो आप ये कहिए कि साहब हमने फैसला लिया है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि पिछली सरकार का फैसला था, हमने लागू कर दिया? तो आप क्या पिछली सरकार के फैसलों को लागू करने के लिए आए हैं? हमने ये कहीं नहीं कहा, हमने शेखर जी ये कहीं नहीं कहा कि पिछली सरकारों ने, आपने जो सवाल किया मैंने उस पर कहा, जब एनसीपी ने कहा, जब समाजवादी पार्टी ये बात कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस सरकार ने ये फैसला लिया था उस सरकार में ये लोग शामिल थे, मैंने ये नहीं कहा। और जो परिस्थिति थी, राव साहब ने ठीक बात कही है, ये कठिन फैसला था और ऐसी परिस्थितियां थी, हमको विचार करना चाहिए, हमने विचार किया। पर जो 7,900 करोड़ रुपए का रेलवे को आय होनी थी, हमको भी जो आगे की जो सुविधाएं देनी है, जो परिस्थितियों को जनरेट करना है, जिस अच्छे दिन की बात तो हम क्या जब आप विपक्ष में थे तो सरकार की इस मजबूरी को नहीं समझ रहे थे? और प्रस्ताव उचित है तो क्या केवल इसलिए कि पिछली सरकार ने फैसले लिए और अगर मेरा सवाल अब ये है, तो हम उसको केवल इसलिए नकार दें? मेरा सवाल ये मेरा सवाल ये है अब के विस्तारीकरण की जब बात कर रहे हैं हम, मेरा सवाल ये है अब कि आप क्या पिछली सरकार का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे? आपने भी आपको भी तो पता थे तथ्य, आपने क्यों उस समय फिर, अगर आपको लगता था कि रेल घाटे में जा रही है, तो जब वो किराया बढ़ा रहे थे तब पवन बंसल ने किराया बढ़ाया तब भी आपने विरोध किया, फिर क्यों किया था तब आपने? ये हकीकत जो आज आपके सामने, ये तो तब भी पता रही होगी आपको। तथ्यों की जानकारी आई और उस नहीं देखिए, ये बात मैं इस बात से सहमत हूं कि जब जानकारी हमारे पास आई और पूरे तथ्य, जब ये परिस्थिति हुई और हमें लगा कि ऐसा करना चाहिए तो हमने लिया है। बाकी रही बात अच्छे दिनों की, तो हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, हम पर भरोसा करें, कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाठक जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, और अगर कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कठोर फैसले केंद्र की सरकार ले रही है। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, आप देखिए कि उसके बाद समीक्षा हर दल ने की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। अखिलेश यादव ने जिस दिन बजट पेश किया उसके बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को बंद किया जिसका चुनावी वादा उन्होंने किया था, पूरा भी करने की वो कोशिश कर रहे थे। मुफ्त में लैपटॉप वगैरह वगैरह बांटे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हां या ना में जवाब नहीं देंगे। सरकार ने अपनी प्राथमिकता बदल ली है। तो अब प्राथमिकता बदलने का मतलब क्या है? क्या हम और आप यानी आम जनता कुछ और चाहती है जिस पर सरकार कुछ एक्शन ले रही है, या फिर दरअसल हम उनके वादों को इस तरह से देख रहे हैं जो हमें धोखा लग रहा है? हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे दिनों की कीमत क्या है और कितना हमें चुकाना पड़ेगा, हम चुकाएंगे या उसका कुछ हमें फलसफा भी आगे चल करके दिखाई देगा। हमारे साथ के विक्रम राव साहब हैं और लखनऊ से विजय बहादुर पाठक जी हैं। राव साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जब अभी बजट पेश किया उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि लोक लुभावन जो हमारी घोषणाएं थी, जो वादे थे, उसको अब आप ऐसे मत देखिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं, अब सड़क के लिए काम होगा, अब अस्पतालों के लिए काम होगा और वगैरह वगैरह जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं। तो ये किस बात का नतीजा था? कंबल और साड़ी बांटने से ऐसा लगता है या लैपटॉप बांटने से शायद सरकार को नतीजे नहीं मिल रहे थे। चुनाव के लिहाज से जनता कुछ और चाहती है, शायद इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश सरकार को था, और जनता जो चाहती है उसमें धन की जरूरत है, इस बात का एहसास केंद्र सरकार को है, तो शायद वो कीमतें अपनी तरह से बढ़ा रही है। इसको इस नजर से क्यों ना देखें? हाँ बिल्कुल शेखर,
लेकिन यूपी में जो कदम वापस लिए हैं और जो परिवर्तन हुआ है उसके पीछे बड़ा साफ फलसफा है। बुद्धिमत्ता आ गई समाजवादी पार्टी सरकार को कि ऐसे वाहियात लोक लुभावन नीतियां न करें। अब लैपटॉप बांटा, कितनों को फायदा होगा? मुश्किल से 1,00,000-1.5 लाख लोगों को। लेकिन जैसे कन्याधन वापस किया, बहुत गलत किया। कन्याधन एक चिंतन की बात है, लड़कियों को मदद देने की बात है, उसको नहीं कैंसिल करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए था। उससे तो आम लड़कियों को फायदा हो रहा है। तो यहां भी एक गलती है, एक अच्छाई भी है। लेकिन ये अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उत्तर प्रदेश में अर्थनीति को व्यवहारिक बनाने की कोशिश ये एक अच्छा कदम है। यहाँ शेखर एक बात और है जी, एक तरीका रहा है जब मोदी ने एक नई कार्यशैली पैदा की है। हाँ। सीधे जनता से संवाद करते हैं। क्यों नहीं वो 3-4 दिन पहले आ सकते थे टीवी रेडियो पर, जनता से कहते भाई कष्ट आया हुआ है, दाम बढ़ाने पड़ेंगे। 15 साल से खिलवाड़ हो रहा रेलवे के साथ। ममता बनर्जी, लालू यादव सबने अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए रेलवे का शोषण किया है, खराब किया है। हम विवश होकर कदम उठा रहे हैं, आपको समर्थन चाहिए। अपील करते राव साहब, मैं एक इसमें चीज जोड़ना चाहूंगा, वो शायद आप उसको ध्यान करें। पुणे में उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि देश को अब कुछ कड़वी दवाएं पीनी पड़ेंगी, कुछ कड़वे फैसलों के लिए, कठिन फैसलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने पूना में कही और उसके बाद ये सारी चीजें आना शुरू हुई हैं। विजय जी, सरकार अपनी तरह से चलती है। जो तजुर्बेकार लोग हैं उन्होंने जो बताया है या जो हम लोग समझ पाए अपनी समझ से, सत्ता का अपना एक अपना तरीका होता है, सत्ता और शासन का, वो अपनी तरह से चलती है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति वहां बैठा है उसके भीतर ईमानदारी कितनी है, वो उन चीजों को कितना आगे ले जा सकता है। सवाल यह कि आपने 14% ये किराया बढ़ा दिया, आप कल को और कुछ चीजों के कठिन फैसले, कड़वी डोज जनता को दे दें, लेकिन क्या जनता ये उम्मीद कर सकती है कि आने वाले दिनों में हमारी जो रेलवे व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ट्रेनें टाइम पर चलेंगी, इसी तरीके से अस्पतालों में किसी गरीब को बाहर तड़पने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, दवाइयां मुफ्त में मिलेंगी जो जरूरी हैं कम से कम गंभीर बीमारियों के लिए? क्या उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि ठीक है आप पैसा ले रहे हैं, आप विकास के नाम पर आपको धन चाहिए, जहां से निकल सकता है आप निकालेंगे भी, लेकिन उसके नतीजे बेहतर आएंगे? क्या आप इस बात को जी संगम पर कमिटमेंट करेंगे? देखिए शेखर जी, जो बातें आप कर रहे हैं उसका एहसास हमको है और जनता हमको उन कसौटियों पर कसने वाली है और उन्हीं कसौटियों पर कसने का एहसास के कारण हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि प्रधानमंत्री के पास या जो केंद्र में सरकार बनी है उसके पास कोई जादू की छड़ी है कि सारी समस्याओं को दूर कर देगी, पर जो अपेक्षाएं जनता हमसे कर रही है, जब हम अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करेंगे तो हम उस पर जो बातें आपने कही है उस पर जनता टिक मार्क करेगी प्लस का। आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की तो उत्तर प्रदेश में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जिन योजनाओं को बंद किया गया है, आदरणीय विक्रम राव साहब की बातों से अपने को संबद्ध करते हुए जिन योजनाओं को बंद किया गया है उनके बारे में मंत्री यह बात सार्वजनिक रूप से कहे हैं कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए ये योजना नहीं चलेगी। सरकारें केवल वोट के नाम पर योजनाएं नहीं चलती हैं, इसे साबित हो गया। चलिए राव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही है, हमारे पास भी वक्त की पाबंदी है, लेकिन फिर भी चलते चलते एक उदाहरण मैं आपके सामने रख के जाता हूं। आप सोचिएगा कि कड़वी डोज और उसकी कीमत जो चर्चाएं होती हैं उस पर क्या हमें और आपको सोचना है, किस तरह से एक और पहलू के साथ। नोएडा से दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप जाएं ऑटो से तो उसका किराया 250 से 300 साढ़े 300 तक ऑटो वाला ले लेगा। नई दिल्ली से लखनऊ अगर आप जाते हैं और 500 किलोमीटर का यह सफर है, उसका किराया स्लीपर क्लास में 254 रुपए अब तक था। तो सवाल यह है कि 500 किलोमीटर के हम 254 रुपए देते थे और महज 20 किलोमीटर के हमें 300-350 रुपए देने में भी दिक्कत नहीं होती थी। अगर सुविधाएं बढ़ रही हैं, पैसा लिया जा रहा है, तो क्या हमें उसका रिटर्न बेहतर मिलेगा? यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।